प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल का स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे ना तो सुबह तो बहुत तेज़ी से ऊपर गया था। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सभी कुछ। लेकिन मार्केट क्लोज़र के आसपास ना एक घंटा पहले अबाउट मार्केट गिरने लगा था मतलब कि जो भी प्रॉफिट्स बन रहा था ना वो काफ़ी हद तक कम हो गया था और कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से कल मार्केट बंद नहीं हुआ था। तो ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड आप लोग के क्वेरीज आए थे कि ऐसा क्या हो गया मार्केट को, मतलब इतना ज़्यादा रिटर्न आ रहा था सुबह, फिर ऑल ऑफ अ सडन ज़्यादातर चला गया, क्यों हुआ? तो इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद आप लोग का एक स्टॉक के रिलेटेड क्वेरी है कि स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 4400 के आसपास का रिटर्न जनरेट किया है। 4400% रिटर्न लास्ट 1 ईयर में। तो इसे भी मैं कवर करूँगा और कुछ और भी क्वेरीज हैं आप लोगों के, उसे मैं कवर करूंगा जो कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई कल मार्केट को क्या हो गया था, इतना ज़्यादा तेज़ी, फिर ऑल ऑफ अ सडन वो तेज़ी कहाँ चला गया। इसका रीज़न है रसिया यूक्रेन वॉर। जब ये स्टार्ट हुआ था वॉर तो हमें लगा था कुछ महीनों में ये ख़त्म हो जाएगा, बट अब ये कुछ सालों से चल रहा है ना। 1000 डेज कंप्लीट हो चुका है इस वॉर का। तो कल यूक्रेन ने रसिया पे अटैक किया है, मिसाइल अटैक, बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक। तो अब बोलेंगे ना भाई ये कौन सी बड़ी बात है, लड़ाई तो चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात ये है कि ये जो मिसाइल से अटैक हुआ है वो यूएस ने यूक्रेन को दिया है, तो ये बड़ी बात है और ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है। इस मिसाइल से रसिया के मिलिट्री फैसिलिटी पे अटैक किया गया है। तो देखिए ये सीरियस मैटर है। अभी तक यूक्रेन अटैक कर रहा था ना, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ हेल्प भी कर रहे थे, पैसा दे रहे थे और छोटे मोटे वेपन्स का भी सपोर्ट था। तो यहाँ तक तो ठीक था, एस्केलेट तो हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा एस्केलेशन नहीं हुआ। लेकिन अब यूएस ने अप्रूवल दे दिया है यूक्रेन को कि अब आप हमारा लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है जो कि मैंने आपको दिया है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आप रसिया पे अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स जो वॉर था उसमें एस्केलेशन आया है। अब रसिया बोल रहा है कि जो भी हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था उसे हम चेंज कर रहे हैं, इनफैक्ट कर दिया उन्होंने। तो अब चेंज करके ये बोल रहे हैं कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट हम पे अटैक करता है जिसके पास न्यूक्लियर नहीं है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं है, लेकिन अगर वो किसी ऐसे कंट्री से हेल्प ले रहा है या फिर कोई ऐसा कंट्री उसका हेल्प कर रहा है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इस केस में यूक्रेन है ऑफकोर्स वो कंट्री जिसके पास फ़िलहाल न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन यूएस उसका हेल्प कर रहा है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, इनफैक्ट मिसाइल दे रहा है ताकि वो रसिया पर अटैक कर सके। तो यहाँ पे रसिया बोल रहा है कि हम जो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसे हमने चेंज कर लिया। अगर इस तरह का कोई सर्कमस्टेंसेस आता है और हमारे ऊपर कन्वेंशनल वेपन से भी अटैक होता है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे पर न्यूक्लियर अटैक करो, कन्वेंशनल वेपन लाइक जो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ, अगर इस तरह का भी कोई मेजर अटैक होता है तो वहाँ पे हम न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या होता है। तो देखिए जिन भी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन है उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। लाइक इंडिया को देखें तो इंडिया बोलता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो जब तक कोई कंट्री हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं करता है तब तक हम न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हुआ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इंडिया का। तो उसी तरह से रसिया का भी था, लेकिन अब उन्होंने चेंज कर लिया है। अब उनका बोलना है कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे ऊपर न्यूक्लियर अटैक ही करो, कन्वेंशनल भी अगर अटैक कर रहे हो तो हम उस पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा चेंज ऑफ गार्ड है। अब यहाँ पे लग सकता है कि भाई ये तो मेजर एस्केलेशन है, प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये चल क्यों रहा है? देखिए अभी जब से ना ट्रम्प का अनाउंसमेंट हुआ है कि ट्रम्प जीत गए हैं, अब वो 20 जैन को आ जाएंगे, फरवरी ऑनवर्ड्स काम उनका स्टार्ट हो जाएगा। ट्रम्प ने क्लियरली बोला हुआ है कि मुझे वॉर नहीं चाहिए, कहीं भी वॉर नहीं चाहिए। तो ऑलमोस्ट डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया है कि देखो यूक्रेन, हम मतलब अभी तक क्या हो रहा है कि यूक्रेन का यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ हेल्प कर रहे हैं, उसी से टिका हुआ है रसिया के सामने। अगर ये हेल्प बंद हो जाएगा ना, यूक्रेन बिल्कुल भी रसिया के सामने टिक नहीं सकता, वॉर तुरंत बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रम्प यही बोल रहे हैं कि भाई जब मैं आ जाऊँगा तो हेल्प नहीं करूँगा यूक्रेन की। तो ऑफकोर्स यहाँ पर सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा हुआ है क्योंकि जैन में वो आ जाएंगे। तो इस 2 महीने में ट्राई किया जा रहा है दोनों पार्टीज़ की तरफ से कि भाई जितना ज़्यादा ना स्पेस लिया जा सके, मतलब जितना ज़्यादा एक दूसरे के टेरिटरी पे कब्जा किया जा सके कर लो, क्योंकि ट्रम्प के आने के बाद मोस्टली ये बंद हो जाएगा और मोस्टली जहाँ पे जिसका पोजीशनिंग होगा ना वहीं पे स्टॉप हो जाएगा वॉर। और अभी ऑफकोर्स रसिया ने थोड़ा कब्जा किया हुआ है ना यूक्रेन के जगह पे, तो वहाँ पे वहीं पे स्टॉप हो गया। ऑफकोर्स रसिया को अगर वॉर बंद होता है इसी अभी फ़िलहाल तो रसिया को उससे फ़ायदा होगा। तो यूक्रेन भी अपने तरफ से कोशिश कर रहा है
कि थोड़ा बहुत जो भी गया है स्पेस उसे थोड़ा वापस लिया जाए, थोड़ा सा डोमिनेंस लाया जाए, तो ये चल रहा है। बट हाँ देखिए, इस तरह के चीज़ों पे मार्केट पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोई मेजर एस्केलेशन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 महीने का टाइम है। और ऐसा नहीं लगता है यूक्रेन के पास ये जो भी मिसाइल दिया गया है यूएस का ना, ये लिमिटेड है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट का मिसाइल है जो कि अटैक करेंगे तो रसिया कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, सिंबॉलिक है। तो थोड़े बहुत मिसाइल से अगर चलाते भी है तो ऑफकोर्स रसिया हैंडल कर लेगा। रसिया भी जानता है सिर्फ 2 महीने का टाइम है भाई, तब तक ही झेलना है। उसके बाद तो ट्रंप के आने के बाद मोस्टली रसिया के लिए विन विन होगा। यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है कि ट्रंप आने वाले हैं, वो वॉर चाहते नहीं हैं, तो फिर यूएस ने अभी अप्रूवल क्यों दिया अटैक करने का? तो देखिए डर्टी पॉलिटिक्स, हाँ पॉलिटिक्स ऐसा ही, और सभी जगह डर्टी पॉलिटिक्स ही चलता है। देखिए वहाँ पे डेमोक्रेट्स हैं फिलहाल, वो चाहते हैं कि जाने से पहले रसिया को जितना ज़्यादा डैमेज कर सके कर दें। हाँ प्योर एनिमिटी, ठीक है, ये हो रहा है, तो इसीलिए वो कर रहे हैं। उनके पास टाइम तो है नहीं, लेकिन देख रहे हैं भाई जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है, अपने तरफ से जितना ज़्यादा हो सके रसिया के लिए प्रॉब्लम कर सके। वो चाह रहे हैं कि रसिया के इकोनॉमी को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया जाए, वीक कर दिया जाए, ताकि पता है ना रसिया में अगर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा तो पुतिन के खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे, तो उनका शासन ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब उनका प्लानिंग है। बट नाउ ऑफकोर्स ये अब तो बहुत डिफिकल्ट है, सिर्फ 2 महीने का टाइम है, तो नहीं लगता है कि ये होगा। तो मोस्टली इसीलिए ये किया गया है। तो मतलब जाते जाते चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा डैमेज हो सके करके जाए। वर्ल्ड वाइड अगर आप डिफरेंट मार्केट्स को देखें या फिर डिफरेंट एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस देखें तो कहीं कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। मतलब यूएस का मार्केट देखिए ऊपर है, यूएस का मार्केट अभी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि एनवीडिया का रिजल्ट कैसा आता है। देखिए अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो यूएस मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है, रिजल्ट नहीं आएगा अच्छा तो फिर गिर भी जाएगा। तो यूएस मार्केट वहाँ इंटरेस्टेड है। उसके बाद दूसरे मार्केट्स भी देखें तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं है कहीं भी। एसेट क्लास देखें तो क्रूड ऑयल या फिर गोल्ड या फिर यूएस का 10 ईयर जीसेक भी देखें तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है, सब कुछ वही सेम लेवल पे है। यहाँ पे ऑफकोर्स ये बात है कि भाई कहीं फर्क नहीं पड़ा, इंडिया पे क्यों फर्क पड़ जाता है? तो देखिए इंडिया मैंने आपको शुरू से बताया ना, यहाँ पे हमारा कंसर्न क्या है, वैल्यूएशन ज़्यादा है, अभी भी थोड़ा ज़्यादा है। तो मार्केट को सिर्फ बहाना चाहिए, थोड़ा ही बहाना मिलेगा, थोड़ा गिरेगा। और मार्केट में थोड़ा डर का माहौल भी है ना, 10% के आसपास गिरा है और मार्केट को पता है कि भाई वैल्यूएशन ज़्यादा, यहाँ से थोड़ा और गिर सकता है। तो जब भी मौका मिलेगा तो थोड़ा डर कर वो गिरेगा, ठीक है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि स्टॉक मार्केट में कोई पैनिक आ जाए, ठीक है, क्योंकि 2 महीने का टाइम है, मोस्टली इसको झेल लिया जाएगा और उसके बाद ट्रंप आएंगे। ऐसा लगता है, एग्जैक्टली क्या होगा ये तो समय बताएगा, बट ऐसा लगता है कि शायद वॉर बंद हो जाए। नाउ हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में जान लेते हैं जिसने लास्ट 1 ईयर में अबाउट 4400% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये एक ट्रेडिंग कंपनी है ना, एग्रीकल्चर गुड्स और कमोडिटी का ट्रेडिंग करती है। तो रिटर्न्स तो बहुत ज़्यादा आया है यहाँ पे, ये देखिए इनका रिटर्न्स, ह्यूज रिटर्न्स। तो देखिए यहाँ पे फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो फंडामेंटल्स देखिए, मार्केट कैप देखिए 640 करोड़। रिटेल इन्वेस्टर हैं, मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो इस तरह के मार्केट कैप में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें, बहुत छोटा मार्केट कैप है, ठीक है। सबसे पहले बात तो आप ये ध्यान रखें, ट्राई करें कि ना 10,000 20,000 करोड़ कम से कम उतना मार्केट कैप हो। अगर आपको मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है तब उस तरह का सेफ्टी ले, इतने छोटे मार्केट कैप में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। एक तो ये स्टॉक पी देखिए ना 108 का है और इसका लॉन्ग टर्म का पी देखिए ना 434 के आसपास पी इसका रहता है और अभी 108 का हो चुका है। ROE 13.5%। ऑफकोर्स ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बुरा है, ठीक ठाक है, लेकिन कोई ज़्यादा तो है नहीं। और खासकर 108 के पी को तो जस्टिफाई नहीं कर रहा ROE और ROC। उसी तरह से EPS देखे लास्ट 3 ईयर्स में ना माइनस में है, -25% के आसपास। पेग रेशियो देखिए 3 के आसपास है। कैश फ्लोज देखिए ना, मतलब फ्री कैश फ्लो तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो निगेटिव में है ही है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी निगेटिव में है। मतलब फंडामेंटली कहीं भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इसमें। और मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी पी रेशियो 108 का है। देखिए जून 2023 ना प्रोमोटर का स्टेक 70% था, हाँ सितंबर में वो 5% हो गया, उसके बाद 0 हो गया। DIIs का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। और पब्लिक का देखिए, पब्लिक का 100% इन्वेस्टमेंट है स्टॉक में। तो आप खुद बताइए ना, ये सब डिटेल्स देख कर भी अगर कोई इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करा तो गलती किसकी है, ठीक है। आप लोग बोलेंगे ऑपरेटर है, ये है वो है। भाई देखिए उसको पैसा बनाने का मौका मिल रहा है, बना रहा है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपका हार्ड अर्न मनी है, मतलब बिना सोचे समझे ऐसे ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दिया
पैसा आपका है ना, पैसा आपका डूबेगा। इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ इन्वेस्टमेंट नॉलेज थोड़ा बढ़ाइए आप लोग, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आपके पास होना चाहिए ना। कुछ और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, तो महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहा है, झारखंड में इलेक्शन चल रहा है, सैटरडे को रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए महाराष्ट्र इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट आप बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा वहीं पे है। तो कोई भी पार्टी बिल्कुल चाहेगा कि महाराष्ट्र में उसका शासन जरूर हो। पॉलिटिकल पार्टीज़ ना, उन्हें पैसा चाहिए होता है ना चलाने के लिए, अपना काम चलाने के लिए, जितना ज़्यादा पैसा हो उतना अच्छा है। तो लेट्स सी कौन जीतता है। ऑफ कोर्स इसके जीतने से उस पर्टिकुलर पार्टी को काफ़ी फ़ायदा होगा, मतलब तो लेट्स सी, सैटरडे को पता चल जाएगा। और इससे ऑफकोर्स थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में भी शॉर्ट टर्म के लिए ऑफकोर्स थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। तो थोड़ा बहुत बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, मतलब जो करंट गवर्नमेंट है अगर वो फिर से वापस आता है तो मार्केट्स के लिए थोड़ा पॉजिटिव होगा। और अगर वहाँ पे नहीं आता है, हार जाता है, वो भी अगर बड़े मार्जिन से हार जाता है, तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट्स के लिए एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए उसे निगेटिव देखा जाएगा, तो निगेटिव उसका फ़र्क पड़ेगा। बट एनी हाउ मंडे को देखते हैं क्या होता है। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज़ के बारे में आप लोगों के क्वेरीज आए थे। तो देखिए माइक्रो फाइनेंस होता क्या है, तो वैसे लोन जो कि वैसे हाउस होल्ड्स को दिया जाता है जिनका एनुअल इनकम 3 लाख से भी कम हो, ठीक है। तो लो इनकम लोगों को ये दिया जाता है, और अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसमें किसी तरह का कोलेट्रल नहीं लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हैं या फिर वैसे बैंक्स, जो छोटे बैंक्स हैं जिनका माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में लेंडिंग बहुत ज़्यादा है, उनका रिजल्ट बहुत ख़राब आया है। छोटे छोटे बैंक्स का आप रिजल्ट देखिए, अगर बहुत ख़राब आया मतलब कि माइक्रो फाइनेंस में उनका अच्छा खासा लोन दिया गया। इन कंपनीज का जो एवरेज डाउटफुल लोन्स है ना, वो 11.6% के आसपास से बढ़ा है। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हो या फिर जो स्मॉलर बैंक्स हैं, तो देखिए ये जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, इमीडिएटली ख़त्म नहीं होने जा रहा है, कुछ क्वार्टर का प्रॉब्लम रहेगा। तो इस तरह के जो बैंक्स हैं या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, वहाँ पर आप देखेंगे प्रॉब्लम बना रहेगा। तो मोस्टली देखना होगा नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट कैसा होता है, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम चल रहा है उनका, वो वहाँ पे क्या होता है। अगर वहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा तो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस में थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। बट हाँ, ये जो प्रॉब्लम है इमीडिएटली रिजॉल्व नहीं होने जा रहा है, कुछ क्वार्टर का समय लग सकता है, मोस्टली 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर। तो लेट्स सी वहाँ क्या होता है। लेकिन हाँ, ये जो प्रेशर है उसी कारण आ रहा है और इसको रिजॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे देखिए आरबीआई जो भी कदम उठा रहा है ना, बिल्कुल सही, मतलब आरबीआई पहले से ही बोल रहा था कि देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला है, और हम देख रहे हैं प्रॉब्लम आ रहा है। उसी तरह से अनसिक्योर्ड लोन में आरबीआई शुरू से बोल रहा है ना, वहाँ प्रॉब्लम आएगा। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, इसीलिए बैंक्स को बोला कि भाई कम कर दो, और वो कम कर भी रहे हैं। तो ऑफकोर्स इन चीज़ों का आने वाले समय में हमें फ़ायदा मिलेगा। फॉर द टाइम बिंग ऑफकोर्स बैंक का जो बिजनेस है हिट होता है, लेकिन ये अच्छा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, बैंक्स के लिए अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। इसके अलावा एक और क्वेरी आया था डिफेंस और रेलवे स्टॉक से रिलेटेड। तो देखिए वहाँ पे आप लोग पूछ रहे प्रॉब्लम क्या है, तो 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और दूसरा क्वालिटी देखिए, ठीक है। तो वैसी कंपनीज जिनका क्वालिटी अच्छा है, सिर्फ वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो वो गिरने के बाद फिर वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिटर्न्स आने लगेंगे, ठीक है। लेकिन वैसी कंपनीज जिनका वैल्यूएशन तो ज़्यादा है लेकिन साथ ही क्वालिटी भी बिल्कुल बेकार है, क्वालिटी ख़राब है, मतलब कि सेल्स ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, डेट भी ज़्यादा है, तो इस तरह की कंपनीज़ में ऑफकोर्स देखिए किसी भी इन्वेस्टर को इस तरह की कंपनीज़ में तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने किया है तो अगर क्वालिटी ख़राब है तो ऑफकोर्स वहाँ से आप अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि अब जो मार्केट है वहाँ पर लक और स्किल, पहले लक से ही आ जा रहा था ना, बुल रन होता है तो लक के भरोसे कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें अच्छा रिटर्न आ जाता है। लेकिन अब वो लक का पीरियड खत्म हो गया, अब स्किल का पीरियड है, आपको अपना स्किल शो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी देखकर इन्वेस्टमेंट करना, बिना सोचे समझे किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, कोई क्वालिटी नहीं है, वैल्यूएशंस भी ज़्यादा है, तो उसका तो परफॉर्मेंस ख़राब ही आएगा। तो ऑफकोर्स आपको क्वालिटी देखना होगा, और क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, वैल्यूएशन ज़्यादा था, वैल्यूएशन अब गिर के अच्छा खासा हो गया है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे आने वाले समय में परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वैल्यूएशन भी ज़्यादा है, क्वालिटी भी ख़राब है, तो वहाँ तो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना सही नहीं होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।